बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, अब ठीक। चलिए चलिए देखते हैं कब तक सही रहती है। मैंने रीस्टार्ट तो कर दिया है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और उसके अलावा जितने बचते हैं सबको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 6 पे हम हेडिंग क्या लिख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये हेडिंग है, फोटो बना ली, लिखना कुछ नहीं, फोटो समझ लो। फोटो में दिख रहा क्या, पहले ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसके अलावा जो बचा सबको एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा बताओ, पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट, सेकंड ऑर्बिट, यही समझना है। पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, दूसरा एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, समझ गए ना? हाँ बस ये ध्यान रखना। कई बार बोलेगा इलेक्ट्रॉन गोज टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4 होता है, n इक्वल टू 3 नहीं। क्लियर? हाँ, तो ये n इक्वल टू 2 हो गया ना, ये n इक्वल टू 3 हो गया, ये n इक्वल टू 4 हो गया, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 हो गया। सेकंड E मतलब एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो फोटो से समझना है कि पहला एक्साइटेड स्टेट क्या है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट क्या है, तीसरा एक्साइटेड स्टेट क्या है। ठीक है, बनाई फोटो। बना ली। हो गया बच्चों फोटो? सर थोड़ा बच। यस हो गया। यस सर, हो गया। हाँ बच्चों, रीस्टार्ट हो, अपने आप रीस्टार्ट हुआ है। फिर से आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, वैसे ही आ रहा है। वैसे ही आ रहा, मतलब टुकड़ों में, पैकेट्स में आ रहा ना? सर ब्रेक कर रहा है आपका आवाज। अब तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमें लग रहा है ये इसका ही प्रॉब्लम है, जूम का प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप। ठीक है, मेरे साइड से। तो एक 2 मिनट रुको। यस सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है, चलिए सुनिए फिर। तो देखो ना, ग्राउंड ये पहले क्लियर हो गया। अब हम कुछ एनर्जी डिफाइन करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ एनर्जी, देखिए एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, फोटो बना के समझाते हैं, देखिए जरा। तो लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। डिफरेंट, नोट नंबर 7 है, टाइप ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये ब्लू कलर में जो है ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 1। फिर सारे एक्साइटेड स्टेट हो गए, n इक्वल टू 2, 3, 4 और लास्ट में इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट। ध्यान रखना,
ये इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होती है, इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होती है, ठीक है, इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो है, ध्यान रखना। n इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, बस वहां पे एनर्जी जीरो होगी। क्लियर? अब बच्चों ध्यान रखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, n इक्वल टू 1 से कहीं भी जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया, तो इसकी अल्टीमेटली वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर? 1 से 2 गया, पहला एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 गया, दूसरा एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 4 गया, तीसरा एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा 1 से इनफाइनाइट चला गया, ध्यान रखो, 1 से इनफाइनाइट चला गया तो क्या हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर इनफाइनाइट गया तो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक बार इनफाइनाइट गया तो वापस नहीं आएगा, मोक्ष प्राप्त हो गया, बिल्कुल अब नहीं वापस आने वाला। क्लियर? तो क्या बोलेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से इनफाइनाइट चला गया मतलब वो आयनाइज हो गया, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो अब हम डिफरेंट टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जो आपको बताया है, 1 से इनफाइनाइट आयनाइजेशन, 1 से किसी हायर स्टेट में एक्साइटेशन, जो भी एनर्जी देंगे उसे वैसा नाम देंगे। ठीक है, आइए लिखाते हैं। पहला लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आई हो जाएगा, होगा क्या, ये n इक्वल टू 1 से कहां जाना है, n इक्वल टू इनफाइनाइट जाना है। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी, जो एनर्जी होगी क्या, वो आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट के जहां जा रहे हैं वहां की एनर्जी फाइनल, और माइनस E1। एक्साइटेशन क्या हो, आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, 1 से इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट जाना है, तो जहां जा रहे हैं वहां की एनर्जी, यानी जहां थे वहां की एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, देखो ना, ये तो इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो, ये जीरो होती, बताया अभी आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ E1। जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसका साइन चेंज कर दो, वही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, देख लो। तो एक टर्म हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। दूसरा लिखिए एक्साइटेशन एनर्जी, पार्ट बी एक्साइटेशन एनर्जी। CEP2 सॉल्व करना है इसके बाद आपको पूरा। एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ई एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट, कोई एक्साइटेड स्टेट कहीं जाना है, n इक्वल टू 1 से शुरू करना है, एक्साइटेड स्टेट में जाना, 1 से इनफाइनाइट गया तो आयनाइजेशन, 1 से किसी एक्साइटेड स्टेट में गया तो एक्साइटेशन, और जिस एक्साइटेड स्टेट में गया वैसा एक्साइटेशन। तो यहां हो जाएगा E एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी कितनी, जहां जा रहे हैं, नहीं कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट कहां जा रहे हैं, E1 से, तो माइनस ऑफ E1, इतनी एनर्जी हमको और चाहिए, बस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस E1, ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। तो एक आयनाइजेशन वर्ड हो गया, एक एक्साइटेशन हो गया, आयनाइजेशन एक्साइटेशन। हो गया ना। Yes. चलिए तीसरा लिखिए, थर्ड, 1 से इनफाइनाइट आयोनाइजेशन, 1 से एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन। तो इसके अलावा
मान लो किसी एक्साइटेड स्टेट से, मतलब 1 के अलावा 2 से भी तो इनफाइनाइट जा सकता है, 4 से भी तो 2 से इनफाइनाइट जा सकता है, खाली 1 से इनफाइनाइट गया तो आयनेशन, कहीं और से इनफाइनाइट गया तो सेपरेशन। तो देखिए सेपरेशन, सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल टू इनफाइनाइट। बस बच्चों एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी, जहां जा रहे हैं वहां की एनर्जी यानी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस जो कि 0 होती, माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये तो 0 होती इनफाइनाइट पे। कितना आएगा आप देख सकते हो, ठीक है, कितना आएगा ये आप देखो एक बार। तो उसी से लिंक करके कितने कैसी कैसी चीजें बन सकती हैं इसको समझिए बच्चों एक बार। वही बोहर्स मॉडल चल रहा है, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग आज 2 होंगी, बीच में ब्रेक हुआ ना मीटिंग। ओके सर। तो हो गया ना, आयनेशन आपके सामने है, अभी क्वेश्चन देंगे इस पे। एक्साइटेशन भी समझ गए आपको, और ये मतलब 1 से इनफाइनाइट गए तो आयनेशन, कहीं और से इनफाइनाइट गए तो सेपरेशन। अच्छा 1 से एक्साइटेड स्टेट गए तो एक्साइटेशन, जो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में गए वैसा एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके अलावा जो मैंने, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन तो कहीं से कहीं जा सकता है, वो लोअर से 2 से 3 जा सकता है, 3 से 2 आ सकता है, 2 से 4 जा सकता है, 4 से 3 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बस लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा। लोअर से हायर जाएगा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, हायर से लोअर आएगा एनर्जी लिबरेट करेगा, है ना। कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा बच्चों, जहां जा मतलब एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। क्लियर। तो अभी मैंने क्या बताने जा रहा हूं कि आयनेशन समझ गए, एक्साइटेशन समझ गए, और ये क्या है, ये हो गया आपका सेपरेशन। इसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन हो, कहीं से कहीं जाए, हायर में जाए लोअर में आए, जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी उससे, उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन में मतलब जो इनके अलावा कुछ भी है उसको ट्रांजिशन एनर्जी एक जनरल वर्ड है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो एक अगला पॉइंट लिखिए, ए बी सी डी, डी लिखिए इसमें, 7 का डी। सेवंथ का डी जो इन तीनों में नहीं है उसको ट्रांजिशन एनर्जी बोलो, ट्रांजिशन एनर्जी। देखिए ट्रांजिशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड और लिबरेटेड while moving electron, energy required or liberated while moving electron from one energy state to other energy state. While moving from one energy state, energy required or liberated energy required or liberated while moving an electron from one energy state to other energy state, from one energy state to other energy state. बच्चों देख लो, ट्रांजिशन एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। हायर माइनस लोअर है, अगर लोअर से हायर जाओगे एनर्जी ऑब्जॉर्व करोगे, ऊपर से हायर से लोअर आओगे इतनी एनर्जी निकलेगी, अमाउंट यही रहेगा। बस ध्यान रखना, लोअर से हायर जा रहा है कि हायर से लोअर आ रहा है।
अच्छा एक चीज और बच्चों देखो जरा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। पार्ट ई क्या है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, समझिए मेरे साथ। ये है देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1 मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिए 1, बल्कि कलर चेंज करके बनाता हूं, n इक्वल टू 1, ये रहा। n इक्वल टू 1 और 2 के बीच देखो एनर्जी गैप ज्यादा है बच्चों, डिफरेंस ज्यादा है। मैं गैप ज्यादा बना रहा हूं क्योंकि गैप ज्यादा होता है एनर्जी का। ये n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3 जब बनाओगे ना, उसमें एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 में एनर्जी गैप और कम हो जाएगी, देखिए ऐसे। ध्यान दीजिए, बाहर की ओर जा रहे हो, एनर्जी इंक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीजिंग आउट ऑफ एनर्जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी, बाहर में ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा। लेकिन ध्यान दो, ये डिफरेंस ज्यादा है, ये डिफरेंस थोड़ा कम है, ये डिफरेंस और कम है। ये क्या है, ये है E2 माइनस E1। ये कितना है बच्चों, ये है E3 माइनस E2। ये कितना है, E4 माइनस E3। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच डिफरेंस अब घटता ही जा रहा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है। आप डाटा निकाल के देख लो, ये तो मैं ऐसे ही समझा दिया कि पहली बात तो अंदर से बाहर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव जो एनर्जी स्टेट है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप जो है पहले ज्यादा होगा, फिर कम, फिर बाहर की ओर जाने पे घटता ही जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप घटता ही जाएगा। ओके, तो ये बोर्स मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बोर्स मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्म है, इतनी सारी बातें की आपसे हमने इसमें, है ना। पहले रेडियस का फॉर्मूला निकाला, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, और एनर्जी को ही डिफाइन की। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब होता है एनर्जी की कमी, उतनी कमी कारण चक्कर काट रही तो भाग जाए वहां से, कहां चलेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एनर्जी जीरो होती है। फिर मैंने डिफाइन किया आयनेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, और एक्साइटेशन एनर्जी भी लिखा ही हुआ है, सेपरेशन एनर्जी, और फिर एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें कहीं नहीं नाम दे सकते, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। बाहर की ओर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन गैप ये ज्यादा है, देखिए दिख रहा होगा दोनों रेड लाइन के बीच गैप ज्यादा है, 1 और 2 का गैप ज्यादा है, 2 और 3 का गैप कम है, 3 और 4 का गैप और कम है। गैप लगातार घटता जाता है। ये आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, पहले E1 निकालो, फिर E2, फिर E3, फिर E4, और फिर निकाल के देखो E2 माइनस E1 ज्यादा होगा, E3 माइनस E2 कम होगा, E4 माइनस E3 और कम होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल, जिसमें हम रेडियस, फॉर्मूला, एनर्जी, कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन, फटाफट लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। फाइंड आउट, पहले फटाफट पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। हमें आंसर चाहिए डैश 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। सोचो जरा, फोर्थ बोहर ऑर्बिट पूछा है और हीलियम की बात की है, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें Z कितना रखो हीलियम के लिए, Z इक्वल टू 2 होता है, और फोर्थ ऑर्बिट है तो ये आ जाएगा 2² -13.6 2² अपॉन 4²। इलेक्ट्रॉन, यही आंसर है बच्चों, 4/16 यानी 1/4, -13.6/4 यानी कितना आ जाएगा, -3.4, ये आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन इसके बाद,
सर बोर्ड ब्लर। देखो बेटा बोर्ड ब्लर हो गया इसमें हो, अगर सबको ब्लर है तो मेरे साइड नेट का प्रॉब्लम है, और अगर सिर्फ आपको ब्लर है तो आपके साइड नेट का प्रॉब्लम है। सबको ब्लर है क्या? एक हाँ, तो फिर अगर सबको सर ब्लर होता था तो मेरे साइड वीडियो नेट का थोड़ा सबको प्रॉब्लम है तो मेरे साइड नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, और मेरे को अगर सबको ब्लर नहीं है तो फिर आपके साइड नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, इसको हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, फाइंड आउट second excitation energy of Li+2 ion, second excitation energy of Li+2 ion करो। देखो बच्चों कितना होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड एक्साइटेशन क्या हो गया। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड। देखो जरा पहला एक्साइटेशन कहां से कहां होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन है, ये सेकेंड एक्साइटेशन है। हमें सेकेंड एक्साइटेशन लेना है, फर्स्ट नहीं लेना है, इसको हटा दो, इसको बात करनी है नहीं, हमको 1 से कहां जाना है, 3। तो बच्चों हमको E3 निकालेंगे, E1 निकालेंगे, और जो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी E3 - E1, उतनी एनर्जी हमको देनी होगी, बस वही करना है, E3 - E1 करना निकाल के। तो पहले हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होती है -13.6 Z²/n², और लिथियम की बात है तो Z कितना रखो, 3, तो 9 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हो जाएगा -13.6 × 9/n²। ठीक है, अब इसमें एक बार E3 निकालेंगे, एक बार E1 निकालेंगे, और बाद में बोलेंगे जो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है ना, एक्साइटेशन एनर्जी वो हो जाएगी E3 - E1। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिख देंगे, E3 हो जाएगा -13.6 × 9 और अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, इतना -13.6 ही बचेगा ये, और यहाँ हो जाएगा -13.6 × 9 और अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। बच्चों 9/4 यानी लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व करके देख लो, बस E3 - E1 करना है, आंसर बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आता है। बच्चों ये आता है 30 और दोनों को घटाइए, दिस -13.6 और माइनस ऑफ 30.6, तो ये प्लस आ जाएगा अल्टीमेटली। ये आता है 17, आंसर है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है एक्चुअली, यही आंसर है। यस सर। सेकंड एक्साइटेशन 1 से 3। सेकेंड एक्साइटेशन हाँ 1 से 3, वही ना, फोटो बना लो यार, इतनी जरूरत क्या है, फोटो बनाओ अपने आप हो जाएगा। यहाँ तो 1 से 2 पहला एक्साइटेशन, 1 से 3 दूसरा एक्साइटेशन, फोटो बनाओ तुरंत निकल आएगा, जहां कंफ्यूजन फोटो बना लो। ठीक है, सर वहाँ 1 होगा, जैसी भी एनर्जी पूछे। क्या बेटा? अपॉन 1 होगा सर वहाँ पे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ओ हो सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 होगा भाई, सही बात बोली इन्होंने, तो गड़बड़ा जाएगा आंसर, कैलकुलेशन एरर होगी। यहाँ तो 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना E1 में। हाँ, तो 13.6 × 9 आ जाएगा।
ये आएगा बच्चों -122.4, ठीक है ना। और फिर वही सब्ट्रैक्ट करोगे तो -13.6 और -122.4 ये आ जाएगा 108.8। ये आंसर है। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। क्लास कितना बजे तक? कितने बजे तक होता है? सेकंड क्लास से टाइम उसी में हो। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ के कैसे आएंगे, एनर्जी निकालना, एक्साइटेशन एनर्जी निकालना, आयनेशन एनर्जी निकालना, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। सब चीज मैंने नोट में आपको लिखा दी, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए बच्चों। लिखें, इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ lithium +2 is x. If radius of first orbit of lithium +2 is x, then find out radius of third orbit of He plus in terms of x. Then find out radius of third orbit of He plus in terms of x. कुछ नहीं करना है, वही करना है यार। देखो, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है और He प्लस के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, लेकिन वो x के टर्म्स, इसी के टर्म्स में निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, सॉरी रेडियस का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है रेडियस? 0.529 n²/z, है ना। बस इसी फॉर्मूले को एक बार यूज करो, किसके लिए? लिथियम के लिए, Li+2 के लिए। तो Li+2 में करना क्या है? Li+2 में करना ये है, हमें n = 1 रखना है फर्स्ट ऑर्बिट, और इसका z तो 3 रखते हैं, तो उसमें n 1 रखो और z 3 रखो, है ना। R = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में है। खैर देखो, तो इसने बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट है, z = 3 है लिथियम के लिए, और रेडियस ये x दिया हुआ है, तो हमारे पास आ गया x = 0.529 1 का स्क्वायर और बाई 3। देखो बच्चों, ये इक्वेशन 1 बना लो, ये इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन। अभी सॉल्व मत करो इसको, x के टर्म्स में आंसर चाहिए, सॉल्व मत करो। ऐसे लिख लिया आपने, चलो अब यही चीज आप He+ के लिए लिखो। He+ के लिए रेडियस फॉर्मूला वही है, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। देखो बच्चों, ये तो हमको निकालना ही है, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस पे। हाँ, अब हीलियम के लिए z कितना हो गया? 2, और ऑर्बिट कौन सा चाहिए? थर्ड ऑर्बिट, तो इसको z इनको 3 रख दो, तो ये आ जाएगा R = 0.529 और यहाँ 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और बाई 2। बच्चों इक्वेशन 2 आ गया। मुझे लगता है इक्वेशन 2/1 करो, अपने आप R की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी। इक्वेशन 2/1 करो, R की वैल्यू जो है वो x के टर्म्स में आ जाएगी। देखो आ रही कि नहीं आ रही, करके देखो एक बार। इक्वेशन 2/1, वो 0.529 कैंसिल हो जाएगा बड़ी आसानी से, उसका यूज ही नहीं रहेगा आपके पास कुछ। सॉल्व होके बताओ ना कितना आ रहा है जल्दी से। 13.58. ठीक है, आ रहा ना कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 अलग। यूनिट। हाँ, बस वही करना है। R =
0.529 क्या आ जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है तो x नीचे आएगा, इधर x यहाँ भी आएगा 0.529 और x आ जाएगा 1/3 नहीं 1/3। तो बच्चों मुझे लग रहा है 0.529 कैंसिल होगा, r/x इक्वल टू आ जाएगा 27 शायद ना 27/4, ठीक है 27/4 आ रहा है तो r इक्वल टू आ जाएगा 27/4 इंटू एक्स, ये आंसर है। x के टर्म्स में इसकी वैल्यू इतनी आ गई, दिख रही ना? क्वेश्चन 2 में 9/2 है। 9/2 कहाँ पे है सर 27/2 हो। ओके 9/2 सॉरी हाँ 27/2 ठीक है ओके ना। तो r की वैल्यू 27/2 इंटू एक्स आ गई। अब जो x का यूनिट होगा वही r का यूनिट होगा, x अगर एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो r एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से बोर्स मॉडल से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ठीक है यस ओके। बोर्स मॉडल से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको इस टाइप से मिलने जा रहे हैं। आपको CEP 2 पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्लास कब है केमिस्ट्री का आपका? कल देख कल है कि संडे है? देख लेते सर, फ्राइडे को है 30 अक्टूबर। फ्राइडे को है, ठीक है ना, ठीक है यस सर 2:30। ठीक है ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। बोर्स मॉडल समाप्त होता है बट इसमें भी कुछ डिफेक्ट हैं। क्या डिफेक्ट हैं हम लोग बात करेंगे अगले 1-2 मिनट में, सो नोट करो पहले से। सर अभी क्लास 8 बजे तक। क्यों, कौन 8 बजे तक बोला है? नो सर पढ़ो आराम से जब तक आप पढ़ सकते हो। चलिए बच्चों, नाउ राइट डाउन। अब इस बोर्ड मॉडल में कुछ डिफेक्ट थे, डिफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और डिफेक्ट पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। राइट डाउन। CP2 आपको करना है, होम असाइनमेंट नोट करिए CP2, राइट। चलिए अभी देखिए डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हाँ जी, तो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पहला डिफेक्ट तो यही है कि सिर्फ उनके लिए ट्रू है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट डिफेक्ट लिखिए, ये भी डिफेक्ट ही ना हुआ, सबके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ब्रैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ब्रैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है।
इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ब्रैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, ये डिफेक्ट है इसका। अच्छा बच्चों, होता क्या है, अब अभी आपको स्पेक्ट्रम जैसे नहीं होता, प्रिज्म पे लाइट डालो तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, प्रिज्म पे लाइट डालो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, हर कलर की एक लाइन बन जाती है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। ऐसे ही एटम में भी होता है, स्पेक्ट्रम की लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, स्पेक्ट्रम की लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रिज्म पे लाइट डालो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, हर कलर की एक लाइन बन गई, उस लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। ये प्रिज्म से होता है, सबने देखा होगा। ऐसा ही कुछ एटम पे भी होता है, ऐसा ही कुछ एटम में भी होता है। एटम में भी एक लाइन बनती है स्पेक्ट्रम में, उसको भी स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। ठीक है, एटम में भी लाइन बनती है, उसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। राइट। अब क्या है कि एटम में लाइन बनती है उसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, एटम में लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, कहते हैं वो स्पेक्ट्रल लाइन जहां पे एक लाइन बनी हुई है ना, जहां पे एक लाइन बनी है ऐसी ऐसी, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो ये लाइन जो है ना, एक लाइन नहीं रही, कई पतली पतली लाइनों में स्प्लिट हो जाएगी। ऐसे ये लाइन थी एक, ये ऐसी थी लेकिन बाद में ऐसी हो गई। बच्चों, एक लाइन का कई लाइनों में बट जाना, इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा काम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे होता तो अलग नाम देते हैं, और यही काम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे होता तो अलग नाम देते हैं। किसके बेसिस पे? साइंटिस्ट के बेसिस पे, जिसने उसको स्टडी किया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है तो नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट, STAR के स्टार्क इफेक्ट। तो यही काम अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता नाम देते ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन भी एक साइंटिस्ट थे, समझ रहे हैं? तो ये एक लाइन कई लाइनों में क्यों बटती है, पहले समझ लो। स्टार्क इफेक्ट क्या है? एक लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में कई लाइनों में बट जाना। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? वही काम मैग्नेटिक फील्ड में हो तो ज़ीमैन इफेक्ट। ये दोनों क्यों होते हैं, ये बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक लाइन कई लाइनों में क्यों बटती है, यानी स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है, ज़ीमैन इफेक्ट क्यों होता है, बोहर ये नहीं बता पाए। तो दूसरा डिफेक्ट यही है कि स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिखिए लिखिए बच्चों, पार्ट बी, it could not explain Stark effect and Zeeman effect. It could not explain Stark effect and Zeeman effect. ठीक है, अब देखो फोटो में बनाते हैं इसको, यही चीज फोटो में बनाते हैं। स्टार्क इफेक्ट क्या है, ज़ीमैन इफेक्ट क्या है। ये एक लाइन है, ये कई लाइनों में बट गई ऐसे। ये देखिए, बच्चों ऐसा अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ऐसा होता है तो इसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और अगर यही काम मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ये ब्लू कलर की फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है। यानी क्या बोलेंगे, स्टार इफेक्ट को लाइन में बताना क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मैनी थिन लाइंस, splitting of spectral line into many thin lines in electric field is known as Stark effect and in magnetic field is known as Zeeman effect. एक स्पेक्ट्रल लाइन का कई थिन लाइनों में स्प्लिट हो जाना, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होना, Zeeman इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। याद रखिए, इलेक्ट्रिक आर्क होता है, वैसे स्टार्क, स्टार्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। और ज़ीमैन में एक वर्ड आता है एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक से रिलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड में वो ज़ीमैन इफेक्ट याद हो जाएगा। ज़ीमैन के नाम में एम आता नहीं, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्क में कहीं एम नहीं आता, लेकिन तो वो ऐसा लगता है स्टार्क मतलब इलेक्ट्रिक आर्क जैसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद करने के लिए कुछ अपने भी आप शॉर्टकट बनाइए, तो मैंने बता दिया। आपको कुछ और लगता है आप अपने आसपास चीजों से रिलेट कर सकते हैं, करिए, जल्दी याद होगा। स्टार्क ज़ीमैन क्यों होते हैं नहीं बता पाए कौन,
बोर, तो डिफेक्ट हो गया। तो पहला डिफेक्ट क्या है, सिर्फ उनके लेवल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट क्या है, दूसरा डिफेक्ट है स्टार्क और ज़ीमैन इफेक्ट क्यों होते हैं, एक लाइन एक स्पेक्ट्रल लाइन मैनी थिन लाइन में स्प्लिट क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों होती है, यानी स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है, नहीं बता पाए बोहर। मैग्नेटिक फील्ड में क्यों होता है, यानी वो भी नहीं बता पाए। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए ठीक से देखिए, फिर से देखिए, एक बार और देखिए, क्या देखा लास्ट टाइम, फिर देखिए, अरे क्या देखा भाई, रिपोर्ट। और मैं 4 बार इधर से उधर चल के दिखाया, मुझे नहीं देखा, इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, है ना, वही तो दिखा रहा था मैं। देखो मुझे, देखो बस ऐसे, ये देखो, फिर देखो, ध्यान दो बच्चों, जब मैं चला तो आपको क्या लगा, एक पार्टिकल है m मास का, वो जा रहा है, लेकिन आपको मेरे से कोई वेव्स निकलती हुई दिखी, नो मेरे से कोई सर। वेव निकलती हुई दिखी नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा साइज बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक पार्ट, हम और आप क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े पार्टिकल है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन जितने, जब वो चलते हैं तो उनसे वेव्स निकलती हैं, यानी पार्टिकल तो है, मास है तो पार्टिकल तो है, पार्टिकल नेचर है, लेकिन जब चलेंगे तो वेव निकलेंगे। मेरे चलने पे आपको वेव नहीं दिखी, मैंने चल के दिखाया, वेव आपको नहीं दिखी, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन चलता है तो वेव निकलती हैं, और बेटा निकलती तो हमेशा है, मैं चला तो भी निकली वेव, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भी निकलेंगी, क्रिकेट की बॉल फेंकोगे तो भी निकलेगी, मतलब वेव हमेशा निकलती है, वेव हमेशा निकलती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन दिखती नहीं है, वेव हमेशा निकलती है लेकिन दिखती नहीं। ठीक है, लेकिन फील कब होती है, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चलता है तो, ध्यान रखिएगा, मास है यानी पार्टिकल नेचर है, और चलने पे वेव निकलेंगे यानी वेव नेचर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन में दो नेचर है, डबल नेचर है, कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, होता सब में है लेकिन दिखाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन या छोटे छोटे पार्टिकल में देता है, हम में आप में भी है लेकिन दिखेगा नहीं, हम लोग बहुत हैवी मास है, इसलिए हमारे चलने से वेव निकलेंगी, फील नहीं होगी, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में डबल नेचर होता है, लेकिन बोर के मॉडल में कहीं डबल नेचर माना गया नहीं, बोर ने सिर्फ पार्टिकल माना, कहीं वेव की बात ही नहीं करी, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता की कोई बात ही नहीं की बोर में। ठीक है, जबकि एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली ने प्रूव किया कि नहीं, डबल नेचर होता है, डी ब्रॉगली, मैं लिखाता हूं अभी, उन्होंने प्रूव किया कि डबल नेचर होता है, लेकिन बोहर ने इसको अपने मॉडल में कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। तो चूंकि बोहर का मॉडल ड्यूअल नेचर को नहीं मानता है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो करता है, इसलिए ये भी एक डिफेक्ट है, सिर्फ पार्टिकल नेचर को मानता है, वेव नेचर के बारे में कुछ नहीं बोलता। तो तीसरा डिफेक्ट है, डिफेक्ट नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनेंगे इस पे काफी, लिखें, it could not explain dual nature of electron, DUAL, dual nature of electron, ब्रैकेट में पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, as suggested by D. Broglie, as suggested by D. Broglie. ठीक है, it could not explain dual nature of electron as suggested by D. Broglie. Okay. अब क्या है, नोट नंबर 1 से शुरू करते हैं। के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, पार्टिकल क्लोज है, उसका लिखा एज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली। नहीं सर, पार्टिकल नेचर एंड, महान साइंटिस्ट थे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, वेव
पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। Yes. चलिए बच्चों, नोट नंबर 1 लिखिए इसका। डी ब्रॉगली ने क्या बोला उसके बारे में। ये डिफेक्ट, तीसरा डिफेक्ट है पार्ट सी। टोटल 4 डिफेक्ट हैं, 3 आपको बता दिए, चौथा फिर बताने का समय नहीं। चौथा डिफेक्ट भी बड़ा डिफेक्ट है, बट फिर भी लिखे नोट नंबर 1, डी ब्रॉगली वेव। कई बार इसी को हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। मैटर वेव क्या है समझिए बच्चों, जिसके बारे में नहीं बता पाया। देखो, अगर ये m मास का पार्टिकल है, स्टेशनरी है, अरे रुका हुआ है, कुछ नहीं होगा, पार्टिकल ही रहेगा, ओनली पार्टिकल नेचर। लेकिन जैसे ये चलना शुरू करेगा, देखिए जैसे ही m मास का पार्टिकल चलना शुरू करेगा बच्चों, ये देखिए मान लो इधर चलने लगा, ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से चलने लगा, जैसे ही चलेगा वैसे ही इससे वेव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए वेव्स, ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होंगी, कुछ अलग टाइप की वेव्स होंगी। इन वेव्स को यह नाम देते हैं डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव, या इन्हीं को नाम देते हैं मैटर वेव। बच्चों ध्यान रखना, ये वेव वो वैसी नहीं है जैसी थी गामा रेज, एक्स रेज, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सन से हमारे पास ऐसे ही चली आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के चल सकती है ना। अब तक जो पढ़ी वेव वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, वो बिना मीडियम के चल सकती हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है, IR, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब अल्ट्रावायलेट, ये सब कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। लेकिन ये उनसे अलग है, ये मैटर वेव्स है। मीडियम नहीं होगा तो ये नहीं चल पाए, प्रोपोगेट नहीं होंगी। मीडियम में चलती हैं, मीडियम में ही आगे प्रोपोगेट करती हैं, इनको इसलिए मैटर वेव्स बोलते हैं। अलग टाइप की वेव है डी ब्रॉगली वेव। जब तक पार्टिकल रुका था कोई वेव नहीं निकली, चला वो वेव निकली, यानी पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव निकली, वेव नेचर भी आ गया। हमारे चलने में भी निकली थी वेव्स, आपने नहीं देखी थी, देखनी चाहिए थी। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोल सकते? नहीं, ये वेव तभी निकल रही है जब कोई मीडियम मौजूद है, हवा है आसपास या पानी है, कोई मीडियम है, तब वेव निकल रही है। अगर वैक्यूम में चले जाए तो वेव्स नहीं निकलती हैं। वैक्यूम में मैटर वेव नहीं निकलती हैं, ठीक है। वैक्यूम में चलेगा पार्टिकल, कोई वेव नहीं निकलती उससे, कोई मैटर वेव नहीं निकलती। वहां ड्यूअल नेचर नहीं होता है, मीडियम में ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर होता है। इवन इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ भी होती है, उसको बोलते हैं, ये मैटर वेव्स हैं। वेवलेंथ of de Broglie wave is given by lambda equals to h upon mv। बच्चों m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मोमेंटम p इक्वल टू पी, मोमेंटम p हो गया, p इक्वल टू m इंटू v हो जाएगा, जहां पे p को मोमेंटम बोल देंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p, जहां p क्या है? वही मोमेंटम, क्या है, नई चीज है। तो h, इस पे भी हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। CP3 में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। CP3 2 पेज का है, फ्रंट पेज एंड बैक पेज। CP2 तो सब लोग करेंगे, CP3 फ्रंट पेज और बैक पेज है। फ्रंट पेज पे क्या है? यही क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेव के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डी ब्रॉगली पूरा पढ़ाता हूँ, उसके क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। और मैं देखता हूँ, डिस्कशन करता हूँ उसके क्वेश्चंस का। कल आप लोगों की क्लास है? अब तो डेली क्लास होगी ना, एक क्लास पर डे, ज्यादा बर्डन नहीं आपके ऊपर अभी। Yes. तो पहले एक दो क्लास होती थी, वो इस बार से क्या किया गया कि 1 क्लास पर डे कर दी गई है ना, ताकि आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी चाहे तो उस दिन लगा सकें सब लोग जो खाली हैं। तभी सिलेबस को स्पीड अप करना। सिलेबस को स्पीड अप करने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि क्या है ना, अभी आ गया है नवंबर स्टार्ट होने वाला है, हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हालांकि बैच भी आपका काफी लेट शुरू हुआ है, बैच भी आपका अगस्त के आसपास शुरू हुआ होगा, जुलाई एंड अगस्त के आसपास। हाँ, तो बहुत लेट बैच है, लेकिन लेट बैच है फिर भी एग्जाम तो सबका एक साथ होगा, है ना।
शुरू कभी भी हो, खत्म तो एक ही साथ करना होगा, तो थोड़ा स्पीड अप करना होगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ठीक है, मैं भी करूंगा, आप भी करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आज यहाँ पे डी ब्रॉगली वेव पढ़ा के खत्म करूंगा और आपको बोलूंगा CP2 करो और CP3 का फ्रंट पेज करो, इसमें डी ब्रॉगली वेव के क्वेश्चन दिए हुए, दो इतना आपको करना है ना, ये तो क्वेश्चन करने हैं। अब चूंकि एक ही क्लास हो रहा है, बाकी आपका समय हो रहा है काफी, तो हम आपको एक इसके बाद एक डिफेक्ट रह जाएगी, एक आखिरी डिफेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे क्या करना है। ये आ गया नोट नंबर, डी ब्रॉगली वेव आ गई। मैं चला तो मेरे से भी डी ब्रॉगली वेव निकली। आप जो क्रिकेट का बॉल फेंकते हो, IPL चल रहा है, उसमें बॉल फेंकी जाती है, उससे भी डी ब्रॉगली वेव निकलती है ना। बस कौन से कैसे निकलेंगी, ऐसी आएंगी डी ब्रॉगली वेव्स। लेकिन वही है, जो बड़े पार्टिकल इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, उनकी डी ब्रॉगली वेव उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में डी ब्रॉगली वेव उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि माइक्रोस्कोपिक में होती हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में उतना इफेक्टिव है ही नहीं जितना कि माइक्रोस्कोपिक में होता है। मैं फोटो ले लूं इसका, एक मिनट। सर पी पार्टिकल का नेचर है। पी बेटा, पी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम पढ़ा ना फिजिक्स में। नहीं सर, पी का पूछ रहे, पी मास इनटू वेलोसिटी। पी सर पार्टिकल नेचर। पी कौन, पी कहां लिखा हुआ है, ये वाला पी, यही वाला पी। अरे बेटा, इसी की जगह पी लिख दिया, ये जो है ना, ये पी के इक्वल है, कुछ नया नहीं है। ओके सर। चलिए अब देखिए, नोट, ये तो था नोट नंबर 1, डी ब्रॉगली वेव होती क्या है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव होती क्या है। अच्छा, अब इसको कहने का कोई दूसरा तरीका है, हाँ, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। लिखिए नोट नंबर 2, अदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, लिखिए अदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। नोट नंबर 2, other forms of de Broglie equation. अदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखो बच्चों, डी ब्रॉगली इक्वेशन के दूसरे फॉर्म है क्या, तो आप ऐसे जानो कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, H/mv है। ठीक है, ये तो है ही, ये लिखा है, सिर्फ कॉपी किया ऊपर। लेकिन एक चीज आप जानते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, के इक्वल टू बच्चों हाफ mv² होता ना। यस दोनों साइड पर m से मल्टीप्लाई कर दो। हम एक्चुअली यहाँ mv की वैल्यू उठा के रखना चाहते हैं, mv की वैल्यू, इस फॉर्मूले में mv की वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा mk इक्वल्स टू हाफ m² v², या 2 से मल्टीप्लाई करो, 2mk इक्वल्स टू m² v² आ गया ना। अब एक काम करो ना बच्चों, मुझे लगता है हमें mv की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट कर दोनों साइड, तो ये आ जाएगा m इंटू वी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mk आ जाएगा, रूट ऑफ, या रूट लग जाएगा 2mk। तो इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख दो। देखो एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2mk, 2mk पूरा रूट में रहेगा। देखो बच्चों, अब कहोगे यहाँ लैम्डा कैसे आएगा, रे सारा वैल्यूज अगर एसआई सिस्टम में रखोगे, एसआई सिस्टम में तो लैम्डा वेवलेंथ है, लेंथ है, एसआई यूनिट में आएगी। सेम इजी है, इसको जूल में रखोगे, इसको जूल में, इसको केजी में, तो अपने आप आंसर एसआई सिस्टम में नहीं लैम्डा में आ जाए, खाली कैलकुलेशन है। लेकिन हाँ, डी ब्रॉगली वेव का एक फॉर्मूला ये है, एक ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है, ये मोमेंटम के टर्म्स में, m इंटू बी के टर्म्स में। डी ब्रॉगली इक्वेशन, मैं चलूं, आप चले, कोई चले, हाथी चले, चींटी चले, सबसे डी ब्रॉगली वेव निकलती है। लेकिन हाथी यानी मैसिव पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वेवलेंथ इफेक्टिव नहीं होती हैं, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए इफेक्टिव होती है। अच्छा, कुछ और चेंज कर सकते हैं, हाँ इसमें भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए जरा एक बार, देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है जो 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कि
काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q in potential difference of V volt is QV। ध्यान रखिए, अगर Q चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, Q चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, V वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V हो जाएगी। ध्यान रखिए कि काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V एक फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है जो आप 12th में पढ़ेंगे, बस इसको यूज करना है कि काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू V। तो बताओ जरा, क्या काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, इस K की जगह रख दो, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन रूट ऑफ 2m, और देखो जो K था ना, K इन प्लेस ऑफ K क्या लिख दोगे, Q इंटू V। यहाँ को V को वोल्ट में रखना है, ऐसा यूनिट फॉलो करोगे, लैम्डा यहाँ से भी आ सकता है। इस आखिरी वाले फॉर्मूले को नाम देते हैं डेविसन एंड जर्मर फॉर्मूला, डेविसन एंड जर्मर, GERMER फॉर्मूला, डेविसन एंड जर्मर फॉर्मूला, राइट। जर्मन जर्मर, जर्मन नहीं, GERMER, जर्मर, GERMER मर, जर्मर, डेविसन एंड जर्मर फॉर्मूला साइंटिस्ट के नाम पे। तो चाहे इससे लैम्डा निकालो, चाहे इससे निकालो डी ब्रॉगली, चाहे इससे निकालो, सबसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा निकाल सकते हो। बस डेटा रखना है फॉर्मूला में, फॉर्मूला कैसे आए इतना पता होगा, ताकि काम आप कर लोगे। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव है, और कोई भी चले, हम चले, आप चले, कोई भी चले, या तो इस फॉर्मूले से, या तो इससे, या इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन जब चलता बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता है ना, तो भी उससे डी ब्रॉगली वेव निकलती है, और उसमें खास, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर जब काटता ना, तो उसके एक चक्कर में डिस्टेंस कवर होती है, वो लैम्डा के ही टर्म्स में होती है। एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस हुई ना, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस हुई, सर्कमफरेंस कितनी होती है, 2πr। 2πr जो है ना, वो लैम्डा के बराबर होगा या उसका इंटीजर मल्टीपल होगा, ऐसा देखा गया। तो इसको हम नोट नंबर 3 में लिखेंगे, इसको नोट करिए पहले। हाँ बच्चों, हो गया। चलिए बच्चों, नोट नंबर 3 लिखिए। नंबर ऑफ वेव्स completed by an electron, एक मिनट, नंबर ऑफ वेव्स लिखते रहिए आप लोग। Number of waves completed by an electron during
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? ये हो जाएगा कितना, n इंटू लैम्डा। जहां n क्या है, n उसका ऑर्बिट नंबर है, जहां पे n उसका ऑर्बिट नंबर है, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर। देख लीजिए बच्चों, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर, ठीक है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो पूरे एक चक्कर में लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में है तो पूरे एक चक्कर में 2 लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 वेव कंप्लीट करेगा, 3 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस पूरे एक चक्कर में करेगा। इसको आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे कैसे प्रूव करोगे, ध्यान दो। आप ये बोलोगे कि इसको आप प्रूव कैसे करोगे? प्रूफ आप ऐसे कर लो कि याद करिए, बोहर्स मॉडल याद है, फ्रॉम बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल याद होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या था, m इंटू v इंटू r इक्वल टू h अपॉन, सॉरी क्या था ये बताया करो, NH by NH upon 2 pi. NH upon 2। 2 पाई। एक काम करो, ध्यान दो बच्चों, इस 2 पाई को ना यहां से इस r के साथ ले आओ, तो 2 पाई इधर से 2 पाई r हो गया ये, इक्वल टू इस n को यहीं रहने दिया हमने, h को यहीं रहने दिया, क्या किया, इस mv को उधर ले गए, यहां से इस mv को उधर ले गए। अब बच्चों ये क्या हो गया, ये एक चक्कर में चली गई दूरी होगी ना, सर्कमफरेंस, ये एक चक्कर में चलेगी दूरी सर्कमफरेंस, और ये देखो ये क्या लिखा, ये n है, और ये तो लैम्डा ही, पूरा लैम्डा लिखा ना ये, तो 2 पाई r, हाँ आगे n लैम्डा, देखो यही तो प्रूव किया है, n लैम्डा इक्वल्स टू एक चक्कर में चलेगी पूरी दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। बोर्स मॉडल से प्रूव हो जाएगा ये, बोर्स मॉडल से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, देखिए बच्चों, अभी आपको जो काम करना है मैं ये 1 बाय 1 बताता हूं। जो लोग लेट आए हैं वो अभी की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, वो देखेंगे और अपनी आज की क्लास पूरी करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 समझ होंगे, जो लेट आए वो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपको CP2 करना है और CP हाफ ऑफ CP3 करना है, CP3 में का हाफ पार्ट करना है, ये स्टेप 2 हो गया, समझ गया ना। और ये मैं कल आपको टाइम भेज के कल ही डिस्कस कर दूंगा कभी ना कभी, कल आपकी सेकंड क्लास की फर्स्ट क्लास, मैं सेकंड क्लास में खाली हूँ, कल का क्लास कौन सा, फर्स्ट है कि सेकंड है? सर कल 5:15 से मैथ्स, 5:15 से ही हम खाली हैं। खैर चलिए मैं अब टाइम बताता हूँ, ये इतना काम कर लीजिएगा बच्चों, हाँ सर कल डिस्कस होगा। अच्छा, हाँ कल ही डिस्कस करेंगे चीज, अब कल हम टाइम निकाल डिस्कस कर देंगे। अच्छा कल एक डिस्कशन सेशन भी है ना रात को, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, उसका टॉपिक आज आपको मिल जाएगा कि आपको किस पॉइंट पे डिस्कस करना है। आप अपने वहां कोई डाउट नहीं पूछेगा, जो भी पूछना है थ्योरेटिकल डाउट, कंसेप्चुअल डाउट डिस्कशन है, ये नहीं कि क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के लिए तो अपना डाउट क्लास है, वहां ओपन माइंड डिस्कशन होने जा रहा है। ओपन माइंड इन द सेंस कि आप क्या सोचते हैं किसी कंसेप्ट के बारे में। मूल कंसेप्ट में जैसे आपने कहा कि नहीं सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की फीलिंग नहीं आ रही, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, तो उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे बैठ के, ठीक है, या जो भी है धीरे धीरे डिस्कशन हम लोग, और इसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे, जो अदर देन क्लास भी हम डिस्कशन में रहें, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज देखो जरा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 में ध्यान दीजिए, अभी क्या है, इसका एक डिफेक्ट बच गया, 2 डिफेक्ट हमने पढ़ लिए, एक आखिरी डिफेक्ट बचा हुआ, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ध्यान दीजिए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, बेटा माइक्रोफोन म्यूट करिए और सुनिए, मेरी बात को सुनिए, एक मिनट रुकिए।
हाँ जी बच्चों, तो ये तो हो गया। स्टेप 3 में हमको क्या करना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले स्टेप 1 स्टेप 2 करना, उसके स्टेप 3 शुरू करना है। अब हमने क्या करना है, एक डिफेक्ट रह गया है। कौन सा डिफेक्ट है, मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। वो डिफेक्ट है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी। क्या, तो इसको ऐसे समझिए, जब फैन चलता है ना, फैन पंखा, देखिए जब फैन चलता है क्या आपको उसके ब्लेड्स दिखते हैं? फैन कोई फैन चलता है उसके ब्लेड्स आपको नजर आते हैं? रुका है देख सकते हो ब्लेड हैं, लेकिन चलते हुए No, ब्लेड sir. नजर आते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान दो, जब वो रुका हुआ है यानी उसकी स्पीड 0 है तो उसकी पोजीशन फिक्स है। लेकिन चलने लगा, मूविंग, जैसी पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, अगर फैन की स्पीड बढ़ा दो, जितनी स्पीड बढ़ाओगे, ध्यान रखिए, स्पीड जैसे जैसे आपको बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। उस रीजन वो कहीं भी हो सकता है। देखिए फैन जब चलता है एक पर्टिकुलर रीजन बनता है, उस रीजन में ब्लेड कहीं भी हो सकता है, लेकिन उनकी पोजीशन आप नहीं बता पाओगे। हाँ, स्टिल कैमरा से फोटो लो, शायद फोटो में आ जाए, लेकिन उसकी पोजीशन आप ऐसे नहीं बता पाओगे, है ना। तो यही बताया था हाइजेनबर्ग ने कि जो मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, फैन भी जब फास्ट चलता तब की बात करें, स्लो फैन में नहीं। स्लो फैन में तो कोई बता देगा ब्लेड ये रहा, ठीक है ना। तो उसने यही बोला था, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल की कि अगर वेलोसिटी सही से बताओगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी, तुरंत पोजीशन बदल जाएगी, इतनी तेजी से बदलती है। वेलोसिटी सही से होगी, वेलोसिटी एक्यूरेट करोगे तो पोजीशन में गड़बड़ी हो जाएगी। मान लो भाई आप फैन के बाहर खड़े हैं, फैन की स्पीड बढ़ रही है, स्पीड आपको पता है, स्पीड आप नोट कर पा रहे हो, लेकिन उसकी पोजीशन अनसर्टेन है, ब्लेड कहाँ है पता नहीं है। तो पोजीशन अगर आपने फिक्स की तो वेलोसिटी फिक्स की, पोजीशन अनसर्टेन हो गई। अब इसका उल्टा करो, क्या, अगर आप जाकर के अपने को एक मासलेस पार्टिकल मानो और जाके फैन के ब्लेड पे बैठ जाओ, मैं लिखा हूं कुछ नहीं से समझा रहा हूं। अगर आप अपने को एक मासलेस पार्टिकल मानो और फैन पे जाके बैठ जाओ, किसी ब्लेड पे, किसी एक ब्लेड पे बैठ जाओ, तो आपके रिस्पेक्ट में ब्लेड तो रेस्ट पे हो गया, आपके रिस्पेक्ट में ब्लेड रेस्ट पे हो गया। अब फैन चलेगा भी तो आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 रहेगी हमेशा। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी? Yes, sir. तो आप फैन के ब्लेड पे बैठ गए तो फैन चले नहीं चले आपके रिस्पेक्ट में 0 है, यानी पोजीशन फिक्स हुई तो वेलोसिटी आपके लिए हमेशा 0 होगी। वेलोसिटी अनसर्टेन, कुछ भी हो आपको 0 फील होगी। तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि जैसे फैन चलता है, बाहर खड़े हो तो वेलोसिटी तो फिक्स है लेकिन पोजीशन अनसर्टेन, उस पर बैठ गए, पोजीशन फिक्स हो गई लेकिन वेलोसिटी आपको हमेशा 0 रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। तो उसने कहा वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, एक सही करोगे दूसरे में गड़बड़ी हो जाएगी, दूसरा सही करोगे पहले में गड़बड़ी हो जाएगी। यही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अच्छा, अगला चीज, एक चीज आपको मैंने बताई थी बोर्स मॉडल में, ध्यान देना, उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि ये बताया था, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, है ना, ऐसे ऑर्बिट्स। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पता है आपको, है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, या फिर यहां से यहां जा सकता है ना बच्चों, जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, Yes, sir. है ना। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है डेल्टा ई, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप लैम्डा निकाल लो। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग या तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो या फिर लैम्डा निकाल लो। बस जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालो और उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। एक ऑर्डर में, बच्चों ऑर्डर को क्या बोलते हैं, याद करिए, ऑर्डर हमने बताया था, चाहे हाइट का ऑर्डर हो, एज का ऑर्डर हो, लेंथ का ऑर्डर हो, स्पेक्ट्रम। हाँ, ये क्या है, हाँ, ये जो वेवलेंथ, जिन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जिन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है उनका ऑर्डर है, यानी इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात। जब एटम हायर स्टेट में जाता है तो कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, जिनको भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होंगी इस तरीके से निकालो, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी और साथ में उसका इसमें न्यू या लैम्डा निकाल लो, है ना। जिन एनर्जी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एट द सेम टाइम जब यहां कहीं भी चला गया, यहां गया, यहां 10⁻⁶ सेकंड रुकेगा, 10⁻⁶ सेकंड रुकेगा, फिर वापस आएगा। सब बच्चों वापस आते समय सीधा आ सकता है या डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होता हुआ वापस आ सकता है, बताया था ना। वापस आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, वापस आएगा एनर्जी छोड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर वापस आएगा तो एनर्जी निकलेगी, और बच्चों जो एनर्जी निकलेगी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो।
या उसके करस्पॉन्डिंग क्या करो, वेवलेंथ निकाल लो बच्चों। अब जो एनर्जी निकल रही है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकाल लो, उनको भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। बताइए उसको क्या नाम देना चाहिए, एब्जॉर्प्शन की एमिशन स्पेक्ट्रम? एमिट हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, क्लियर है पूरी चीज? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाँ मैं ये लिखाया नहीं मैंने आपको, लिखने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? समझिए, यहां तक पहले क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये कल का टास्क रहेगा, कल शाम तक। और कल शाम को मैं आपको एक वीडियो दूंगा इसके आगे का, ये जो मैंने समझाया अभी बताया शॉर्ट में, ये पूरा डिटेल में वहां से उससे आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है? और अगली क्लास में उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। पर कल तक आप स्टेप 1 स्टेप 2 करेंगे, और कल शाम को मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है? कल शाम को या दोपहर में दे सकता हूँ कि अगर समय हो तब देख लीजिए, और उससे आप नोट्स बनाइए। किसके नोट्स बनाएंगे? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी रहेगा उसमें, और ये रहेगा क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम, दोनों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इनके बारे में। तो मुझे लगता है अगली क्लास से पहले इतना काम करिएगा, सिलेबस थोड़ा एक्सपीड करेंगे, और उसके बाद ओटीपी भी बताएंगे अटेंडेंस। ओटीपी भेज दिया बच्चों, ओटीपी ग्रुप में दिया है, तो दोबारा भेज देंगे, रुक जाए, भेज चुका हूं एक बार, ठीक है? तो एक बार देखिएगा सब लोग, स्टेप 1 स्टेप 2 कर लीजिए, और उसके बाद कल शाम को वेट करिए एक ऐसा वीडियो जिसमें सारे नोट्स बनाने हैं आपको। पढ़ा मैंने समझा दिया, यही चीज है, लेकिन और डिटेल में नोट्स तो आपके पास होने चाहिए, ऐसा थोड़ी चलेगा हवाबाजी में, ठीक है? उसको बना लीजिएगा, फिर हम आपसे अगली क्लास में बात करेंगे। कल शाम का वेट करिएगा, समय निकाल कर रखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फिर आप ये नहीं करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 आप नहीं करोगे ना, सीधे देखना शुरू कर दोगे, गड़बड़ है नहीं? ओटीपी एक बार और भेज दीजिए सर। ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन आप लोग इनको पहले करें। हाँ बोलिए। कल आपका क्लास है? कल क्लास नहीं है, कल मैं डाउट क्लास रखने का सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा 5:15 सेकंड जैसे आज पढ़ा रहा हूँ 5:15 से 7:15 खाली है, लेकिन उस समय आपका क्लास है। तो कल मैं इन्फॉर्म करूंगा आपके ग्रुप में अपडेटेड रहिएगा, ठीक है? और जो लोग लेट आए उनको मैं लिंक भेजूंगा, क्लास का लिंक 10 मिनट बाद आ जाएगा, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेलीग्राम ग्रुप में ओटीपी भेजेंगे। एक मिनट ओटीपी अभी भेज देता, रुको ना जरा, ओटीपी नहीं दिख रहा है, चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है?